तो आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कल हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स और लार्ज या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्मॉल में हमने देखा था कि मोनोसेकेराइड्स, डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स और ऑलिगोसेकेराइड्स, तीन कैटेगरी में फिर से उसको फर्दर डिवाइड किया गया था। तो उसमें सबसे पहला जो मोनोसेकेराइड है उसकी आज हम बात करेंगे। तो एक्चुअली में मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्योंकि सब जाहिर सी बात है स्मॉल की कैटेगरी में बात हो रही है तो ये सिंपल ही होंगे। तो ये ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं या कार्बोहाइड्रेट मोनोमर्स होते हैं। अभी समझ में आएगा मोनोमर्स का मतलब क्या। मोनोमर का मतलब ये है कि किसी बड़ी चीज को बनाने के लिए जो छोटी यूनिट इस्तेमाल होती है उसी को हम मोनोमर कहते हैं। जैसे अगर एक दीवार बनानी है हमको, तो उस दीवार में जो ईंटें लगी हुई हैं वो उस दीवार के मोनोमर का काम कर रही हैं। तो इट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोमर विच, ध्यान दीजिएगा, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की जिसको फिर से तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि और छोटा इसको नहीं बनाया जा सकता इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, यानी कि इसको इससे ज्यादा छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता या हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में फिर वो जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनीशन है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होना चाहिए, उस डेफिनीशन को फिर ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अगर इससे भी छोटे कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर दिया गया। तो ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो जनरल फॉर्मूला इसका लिखा जा सकता है SCnH2n या ON। तो कहने का मतलब कि वही जनरल फॉर्मूला जो हमने आपको कल बताया था उसी को दूसरे फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2O का होल n। इसी को जब हम ओपन कर देंगे तो हमको CnH2nOn मिल जाएगा। ठीक। अब किसी मोनोसेकेराइड को बनाने के लिए कितने कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके बेसिस पे ये मोनोसेकेराइड्स 5 प्रकार के होते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि दे आर ऑफ 5 टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व्ड इन देयर फॉर्मेशन। इनके फॉर्मेशन में कितने कार्बन एटम्स का इस्तेमाल हो रहा है उसके बेसिस पे इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? नंबर 1, इसको हम कहते हैं ट्रायोजेस। तो ट्रायोज का मतलब हो गया, जाहिर सी बात है कि इसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे, ट्राई फॉर 3। तो 3 कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। एक तो है ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा जो होता है दैट इज, कल भी बताया था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये दोनों क्या हैं? दोनों 3 कार्बन शुगर्स हैं या 3 कार्बन मोनोसेकेराइड्स हैं। इसी तरह से जो दूसरा टाइप है वो होता है टेट्रोजेस का। तो टेट्रा मतलब 4, यानी कि यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स होंगे? 4 कार्बन एटम्स होंगे। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 एग्जाम्पल यहाँ भी हैं, एरिथ्रोज
और थ्रियोज। ये दो शुगर्स जो होती हैं वो 4 कार्बन एटम्स कंटेन करती हैं। तीसरा जो हमारे पास टाइप है वो है, जाहिर सी बात है, एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, पेंटोजेस। तो पेंटोजेस में कितने कार्बन एटम्स हो जाएंगे? 5 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं राइबोज, जाइलोज, उसके बाद राइबोज का ही एक डेरिवेटिव है डीऑक्सी राइबोज। देन वी हैव एरेबिनोज एंड राइब्यूलोज। तो पेंटोजेस में वैरायटी काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर चौथे टाइप की हम बात करें तो चौथे हमारे पास मोस्ट कॉमन वाले जो हैं हेक्सोजेस, यानी कि 6 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड्स। 6 कार्बन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको मालूम भी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फिर फ्रक्टोज, फिर तीसरा भी इंपॉर्टेंट है गैलेक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाता है। देन वी हैव मैनोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन शुगर्स हैं। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एलाबोरेट कर दें, क्योंकि इनका थोड़ा सा डिटेल भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एट कार्बन नंबर 1। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 में प्रेजेंट होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एट कार्बन नंबर 2। तो ये चीज ध्यान देनी है आपको। स्ट्रक्चर्स जब हम इलाबोरेट करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। तो ये चौथा यानी हेक्सोजेस हो गए। इसके बाद एक और टाइप होता है पांचवा, जिसको हम कहते हैं हेप्टोजेस। तो हेप्टोज का मतलब क्या हो गया? इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? 7 कार्बन एटम्स। और इसमें भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सीडो हेप्टुलोज, सीडोहेप्टुलोज एंड ग्लूकोहेप्टोज। तो ये जो दो हैं ये 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर्स हैं। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट। तो ये तो हमने देख लिया कि जो 5 टाइप के मोनोसेक्राइड्स थे उसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर इनको आपस में जोड़ना हो, जिसकी बात हम करेंगे बाद में, तो उसके लिए कौन सा बॉन्ड इस्तेमाल होता है? तो उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा दैट वी विल डिस्कस लेटर इन डिटेल। यहाँ पे मेन चीज देखना है पेंटोज और हेक्सोज के बारे में, यानी कि ये जो दो हैं पेंटोज और हेक्सोज, इसको थोड़ा सा और इलोबोरेट करेंगे क्योंकि इससे रूबरू ज्यादा होना है हम लोगों को। तो लेट्स सी, देखिए पेंटोज या पेंटोजेज एंड हेक्सोजेज, इनकी अगर हम विशेष तौर पे बात करें तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि ये दोनों टाइप की जो शुगर्स होती हैं दे एग्जिस्ट बोथ इन, कौन कौन से फॉर्म होते हैं इसमें? ओपन चेन फॉर्म एंड रिंग फॉर्म या साइक्लिक फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो
पेंटोज और हेक्सोज ये दोनों शुगर्स जो हैं उनका ओपन चेन फॉर्म भी होता है और रिंग फॉर्म भी होता है। अब ये जो रिंग फॉर्म होता है ये फिर से दो टाइप्स का हो सकता है, दो टाइप्स का। तो कौन कौन से दो टाइप्स हैं इसमें, कलर अगर चेंज करें, एक को हम कहते हैं पाइरेनोज रिंग और दूसरे को हम कहते हैं फ्यूरेनोज रिंग। तो ये दो तरीके के रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, अब ध्यान क्या देना है हमको कि ये जो पाइरेनोज रिंग होती है इसका कैसा हिसाब किताब होता है, थोड़ा सा और अगर इसको हम इलाबोरेट करें। यस, तो पाइरेनोज रिंग की बात अगर हम करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेक्सागन स्ट्रक्चर। हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है, इसमें 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, ये 10 नहीं है, ये ऐसे लिख दे रहे हैं 1 ऑक्सीजन। तो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एक साथ मिलके टुगेदर फॉर्म द रिंग, ये रिंग बनाते हैं। जबकि फ्यूरेनोस की बात करें तो इसका पेंटागन स्ट्रक्चर होता है। तो पेंटागन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन ये मिलके एक रिंग बनाते हैं, यानी टुगेदर फॉर्म अ रिंग। ठीक है, अब इन दोनों को यानी कि पाइरेनोज और फ्यूरेनोज को फर्दर हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनटू अल्फा टाइप एंड बीटा टाइप। यानी कि अगर यहाँ पे हम एक बार और डिस्टिंक्शन बना दें तो इसमें भी दो टाइप के हमको मिलेंगे और यहाँ पे भी हमको दो टाइप के मिलेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा पाइरेनोज एंड बीटा पाइरेनोज। इसी तरह इस वाले को हम कहेंगे अल्फा फ्यूरेनोज एंड बीटा फ्यूरेनोज। तो इस तरह से दोनों में अल्फा और बीटा फॉर्म्स होती हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम इनका एक जनरल स्ट्रक्चर समझ लें। अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पाइरेनोज रिंग फॉर्म जो होता है वो हेक्सोज शुगर में प्रेजेंट होता है और फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म जो है वो पेंटोज में प्रेजेंट होता है। तो इस पॉइंट को हम यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं, पाइरेनोज रिंग इन हेक्सोज या हेक्सोजेज, और फ्यूरेनोज रिंग कहाँ होती है, पेंटोजेज में। तो ये बात समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर इलाबोरेट करके समझने की कोशिश करें तो जो पाइरेनोज फॉर्म होता है इट्स लाइक दिस, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा, जाहिर सी बात है, और इसमें हम बेसिकली ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये तो रिंग हो गई हमारी। अब इस रिंग पे बाकी के जो एडिटिव्स हैं वो अटैच हो जाएंगे लाइक दिस। और फाइनली यहां पे हमारा CH2OH और यहाँ पे H। तो ये जो है वो ग्लूकोज का प्रॉपर स्ट्रक्चर पाइरेनोज फॉर्म में बन गया। अब इसमें कार्बन की नंबरिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये नंबर 6। तो 6 कार्बन्स हो गए, हेक्सोज हो गई ये। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम ये तो मान लीजिए हमने कह दिया कि ये पाइरेनोज फॉर्म है, पाइरेनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसमें
हम ये कैसे बता पाएंगे कि ये अल्फा पायरेनोज है या फिर बीटा पायरेनोज है? तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अल्फा पायरेनोज में क्या होता है कि इस ऑक्सीजन से अटैच्ड या जो पहला कार्बन एटम होता है ऑक्सीजन के बगल में, उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर वो रिंग के नीचे की तरफ लिखा जा रहा है तब ये अल्फा पायरेनोज होगा, और अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग के ऊपर की तरफ लिखा जाएगा तो इसको हम बीटा पायरेनोज कहेंगे। तो इस पॉइंट को हम मेंशन कर देते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा कि अल्फा पायरेनोज में क्या होता है कि OH ग्रुप नियर द ऑक्सीजन एटम of ring is written below, तो या below the ring, तो रिंग के बिलो द रिंग से अच्छा है इसको हम कह दें बिलो दी, लेवल भी नहीं सही रहेगा, बिलो दी प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग। तो रिंग का जो एक प्लेन होगा उसके नीचे की तरफ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि ये हो जाएगी आपकी अल्फा पायरेनोज फॉर्म। और वहीं अगर आपको बीटा पायरेनोज फॉर्म जो है जाननी है तो ये क्या है कि इसमें बाकी सारी स्टेटमेंट सेम रहेंगी। तो जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इज रिटन above the plane of ring। तो ये हमने अल्फा बनाया, और यहीं पे अगर आपको बीटा बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये जो OH है इस OH को ऊपर कर देंगे और H को नीचे ले आ देंगे। तो यानी कि इस तरह से अगर इन दोनों का इंटरचेंज हो जाए तो ये फॉर्म अल्फा से बीटा में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। यही चीज जो है वो फ्यूरेनोज फॉर्म के साथ भी लागू होगी। तो यहाँ पे फिर फ्यूरेनोज फॉर्म अगर हमको ड्रॉ करना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो इट विल बी लाइक दिस। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें हमको 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से मिला के एक रिंग तैयार करनी। तो ये बन गया, ये पेंटामेरस रिंग है, पेंटोज स्ट्रक्चर है पेंटोज का। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और उसके बाद हमारे पास अब देखिए हमने यहाँ OH ऊपर लिख दिया है, ऑक्सीजन के या ये रिंग का प्लेन है इसका ऊपर लिख दिया है, तो जाहिर सी बात है ये बीटा फॉर्म हम बना रहे हैं। दिस एंड दिस वी हैव CH2OH और यहाँ पे H। तो यहाँ पे अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी नंबरिंग हम कर दें तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा एंड नंबर 5। तो ये पेंटोज है तो जाहिर सी बात है इसमें 5 कार्बन होंगे। अब यहाँ पे ये जो OH है ये प्लेन के ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बीटा, और बीटा में भी कौन सा है, ये फ्यूरेनोज फॉर्म है क्योंकि ये पेंटोज शुगर है। तो बीटा फ्यूरेनोज फॉर्म, और किसकी फॉर्म है ये बेसिकली राइबोज शुगर जो होती है वो है ये। तो बीटा फ्यूरेनोज फॉर्म ऑफ राइबोज। तो ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अगर हमको यहीं पे ओपन चेन फॉर्म बनानी हो तो वो भी हम बना सकते हैं। ओपन चेन में कुछ नहीं है, सिंपली हम लोग कार्बन का स्केलेटन लिखते हैं और उससे अटैच जो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन है उसको मेंशन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज का यहाँ पे ओपन चेन फॉर्म हम लिखें तो दैट इज वेरी सिंपल। कैसे है, 1 2 3 4 5 6 हमारे कार्बन एटम्स हो गए, और इसमें फिर पहले वाले कार्बन एटम पे ही एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अटैच्ड रहता है। तो
इधर की बजाय हम लोग इसको लाइक दिस। अब इसमें हम बाकी के जो ग्रुप्स हैं वो अटैच करते जाएंगे। OH इधर हो जाएगा, देन वी हैव OH, OH एंड OH। बाकी सारी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब यहां पे तो इसकी चारों वैलेंसीज कार्बन की सेटिस्फाई होगी, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, एक ये हाइड्रोजन, एक दूसरा कार्बन से। तो यहां कुछ नहीं लिखना, यहां पे H लगा देना है, H H H, और यहां पे भी 1 और 2 H। तो इस तरह से ये ग्लूकोज का ओपन चेन फॉर्म हो गया। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाला 6। व्हाट इज दिस, दिस इज ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इतना तो कम से कम आपको याद रखना है और बनाना भी है अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। इसी तरह से राइबोज का अगर हम ओपन चेन फॉर्म बनाना चाहें तो इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इसमें क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन एटम्स लेंगे और यहाँ पे टर्मिनल पे एल्डिहाइड ग्रुप और सारे जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ पे एक ही साइड में प्रेजेंट रहते हैं लाइक दिस। बाकी की वैलेंसी जो है वो हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, H H, और यहाँ पे 2 वैलेंसी होगी तो सेटिस्फाई होगी। इसकी भी नंबरिंग अगर हम करें तो 1 2 3 4 5। व्हाट इज दिस, दिस इज ओपन चेन फॉर्म ऑफ राइबोज। ठीक। तो इस तरह से यहां पे हमने 2 टाइप के स्ट्रक्चर डिस्कस किए। अब ध्यान दीजिए, कई मोनोसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है। ये फैक्ट की बात है। तो इस पॉइंट को अगर हम यहां पे लिखें, क्योंकि इससे रिलेटेड अगला पॉइंट भी जरूरी है जानना, कि मेनी मोनोसेकेराइड्स हैव एसिमेट्रिक या इसको हम कहते हैं कायरल कार्बन्स। क्या मतलब है अभी हम समझाते हैं। एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन्स and are able to rotate the plane of polarized light into either right side और लेफ्ट साइड। तो अगर राइट साइड की तरफ रोटेट कर दे रहा है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, तो ऐसे मोनोसेकेराइड को हम क्या कहेंगे, यानी कि सच मोनोसेकेराइड्स, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सच मोनोसेकेराइड्स आर known as dextrorotatory या D या प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं इनको। और अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है प्लेन को, तो ऐसे मोनोसेकेराइड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज लीवोरोटेटरी, या इसको हम कहते हैं L या माइनस साइन से इसको हम इंडिकेट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अब समझ लेते हैं कि बेसिकली इसमें कहा क्या जा रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये वाला कार्बन हमने लिया, कार्बन नंबर 5, सपोज दिस कार्बन वी हैव टेकन। अब इस कार्बन से अब ध्यान से आप देखें तो एक साइड में ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है,
दूसरे साइड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीसरे साइड में ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच्ड है, और चौथे साइड में ये बड़ा वाला पूरा ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब कि इस कार्बन से अलग अलग, यानी इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है, इसमें 4 अलग अलग टाइप के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही कार्बन को हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। सपोज करिए अगर एक कार्बन, जैसे मीथेन का एग्जांपल लें, तो मीथेन में क्या होगा? CH4 है तो चारों तरफ इससे क्या जुड़े होंगे? हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो क्या ये एसिमेट्रिक होगा? नहीं, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हों, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई R1 ग्रुप जुड़ा हो, इस हाइड्रोजन की जगह कोई R2, इधर कोई R3 और चौथे पे हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ हो। उस कंडीशन में ये कार्बन क्या होगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्री नहीं है अभी इसमें, सारे चारों ग्रुप्स जो इससे जुड़े हैं सब अलग अलग हो गए। तो दिस इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन। अब ये कायरलिटी होने से फर्क क्या पड़ता है? तो मान लीजिए कि ऐसे मोनोसेकेराइड का जिसमें कि एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम्स है, उसका एक सॉल्यूशन बनाया गया, और उस सॉल्यूशन को सपोज कि इस कंटेनर में वो सॉल्यूशन रख दिया गया। ठीक है, इस कंटेनर में ये सॉल्यूशन रख दिया। कंटेनर क्या? शीशे का क्यूवेट होता है। जब ये इस तरह का हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्यूवेट। ग्लास का होता है, फिंगर के बराबर होता है। इसमें ये सॉल्यूशन हमने भर दिया। तो व्हाट इज दिस? सॉल्यूशन ऑफ मोनोसेकेराइड। कोई भी मोनोसेकेराइड हो सकता है जिसको हमको टेस्ट करना है। तो इस सॉल्यूशन ऑफ मोनोसेकेराइड से जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस तरह से पास होगी, लाइक दिस, अंदर गई। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट मतलब क्या होता है? देखिए, उससे पहले आपको लाइट की एक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी कि लाइट जो होती है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें जो वेव का जो मूवमेंट होता है, तो इसमें डायरेक्शन जो है वो हर तरफ होती है, लाइक दिस। यानी कि किसी पॉइंट सोर्स से जब लाइट निकलती है तो जो वेव की वाइब्रेशन, जैसे ट्रांसवर्स वेव को हम लोग किस तरह से इंडिकेट करते हैं? वी इंडिकेट इट लाइक दिस, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में इस तरह से वेव रन करती है। ये ट्रांसवर्स वेव की कहानी है। ठीक, वहीं पे अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात करें, जिसका एग्जांपल साउंड है, साउंड, तो वो किस तरह से रन करता है? वो इस तरह से रन करता है, यानी कि कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। ये वेव्स की बात हो रही है। तो ट्रांसवर्स वेव को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह से उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। सिंपल सी बात। तो लाइट जब किसी पॉइंट सोर्स से निकलती है, यानी मान लीजिए आपने टॉर्च जलाई या कुछ भी जलाया, तो उसमें जो पार्टिकल्स का मोशन होता है वो हर डायरेक्शन में होता है। वो इस डायरेक्शन में भी होगा, वो इस डायरेक्शन में भी होगा, इधर इधर, यानी कि 360 डिग्री में किसी भी ओरिएंटेशन में पार्टिकल्स जो है, मतलब इसी पॉइंट से होते हुए वो मूव करेंगे। यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं जिसमें लाइट के पार्टिकल्स मूव करते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की खासियत ये होती है कि इसमें बाकी सारे प्लेन्स को फिल्टर कर दिया जाता है, सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू लाइट को निकाला जाता है। इसलिए यहाँ पे पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक प्लेन में होता है, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है, दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट दिखाया जाता है वो एक प्लेन में मूव करने वाली लाइट का दिखाया जाता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लिख देते हैं इसको यहाँ पे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जब ये लाइट इस सॉल्यूशन से होके निकलती है और बाहर आती है, तो इस लाइट का जो प्लेन है वो या तो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
तो सपोज करिए कि हमने उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो नाउ दिस लाइट विल अपीयर लाइक दिस, ऐसे। तो यानी कि प्लेन जो है इसका रोटेट हो गया, ठीक। तो यानी कि प्लेन इज रोटेटेड। तो अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है जो हमने आपको ऊपर बताया। अगर राइट साइड की तरफ रोटेट कर रहा है ये मोनोसेक्राइड का सॉल्यूशन, तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी या प्लस मोनोसेक्राइड। और अगर इस प्लेन को लेफ्ट की तरफ वो शिफ्ट कर देगा तो ऐसे मोनोसेक्राइड को हम लीवो रोटेटरी या एल या माइनस से इंडिकेट करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। इतना सब कुछ बताने का मकसद ये था कि एक पॉइंट लास्ट में आपको बताना है, और वो क्या है कि शुगर्स के केस में या सैकराइड्स के केस में जो डी आइसोमर्स हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसको हम लिख देते हैं कि अमॉन्ग्स्ट शुगर्स, यानी शुगर्स में कई सारे शुगर्स को अगर हम कंपेयर करें, डी आइसोमर्स यानी कि राइट साइड को रोटेट करने वाले आर मोर कॉमन। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर लें मोनोसेकेराइड्स के, तो वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स। इसमें अगर हेक्सोज की बात करें, यानी कि जो हेक्सोजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो दे आर वाइट क्रिस्टलाइन, यानी क्रिस्टल जैसे होते हैं। भाई जैसे चीनी यूनी है तो वो क्या है, बेसिकली क्रिस्टल ही है, उसमें सुक्रोज होता है। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, जबकि अभी हम मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मोनोसेकेराइड के कंपोनेंट्स तो होते ही हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो वाइट क्रिस्टलाइन होता है। दूसरी बात यह है कि मीठा लगता है, स्वीट टू टेस्ट होता है। अब हेक्सोज की ही बात कर रहे हैं तो इसमें अगर एक और पॉइंट यहां पे मेंशन कर दें कि जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज क्या है, वो एक हेक्सोज है। तो फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर्स। नेचर में जितने शुगर्स पाए जाते हैं उसमें से फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। इसीलिए इसको हम और किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। नहीं, मीठा होने की वजह से प्लस फ्रूट में पाया जाता है, इसलिए इसको हम फ्रूट कहते हैं, फ्रूट शुगर, क्योंकि कॉमनली ये फ्रूट में पाया जाता है। कॉमनली प्रेजेंट इन फ्रूट्स। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये फ्रक्टोज और कहां कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन नेक्टर एंड हनी। भाई नेक्टर जो है फ्लावर से मिलता है और उसी से हनी भी हनी बनाती है, तो हनी में भी होगा ये और नेक्टर में भी प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब ये जो फ्रक्टोज होता है इसका नेचर कैसा होता है, इट इज लीवोरोटेटरी, यानी कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को ये लेफ्ट की तरफ मोड़ देगा। लीवोरोटेटरी, दस ऑल्सो नोन एज, लीवोरोटेटरी होने की वजह से इसको एक और नाम दिया गया और वो है लेव्यूलोज।
है ना। तो शुगर, इसका फ्रक्टोज का एक और नाम जान गए हम, लेव्युलोज। तो ये तो रही बात फ्रक्टोज की। अब इसी में दूसरे हेक्सोज की बात कर दें, यानी कि ग्लूकोज, ये भी एक फ्रक्टोज सॉरी ये भी एक हेक्सोज है। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज को हम और बहुत नामों से जानते हैं, यानी कि ऑल्सो नोन एज, तो क्या क्या इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर। ठीक, इसको हम लोग ग्रेप शुगर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ग्रेप में ग्लूकोज पाया जाता है। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन दिया था, फ्रक्टोज नहीं पाया जाता ग्रेप में, ग्लूकोज पाया जाता है, इसीलिए ग्रेप शुगर कहते हैं। इसको हम लोग कॉर्न शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये भुट्टे में भी पाया जाता है। और साथ ही साथ इसको हम लोग कहते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये रोटेटरी इन नेचर। ठीक, तो इस तरह से आज मोनोसेकेराइड जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बाद में डिराइव्ड मोनोसेकेराइड्स और ऑलिगोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे।